हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग काफी ठीक होंगे। तो ये हमारा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 5 है। इससे पहले हमने लेक्चर 4 में क्या क्या कवर किया था, तो मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमने एक टॉपिक पूरी साइकिल कवर की थी। और उसके बाद में हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि कैसे कैसे जायगोट से आगे तक की एम्ब्रियो तक की स्टेज कैसी होती है, जिसमें हमने जायगोट पढ़ा था, ब्लास्ट्यूला पढ़ा था, मॉर्यूला पढ़ा था और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था और इसके बीच में ब्लास्टोमेर्स आता था। ब्लास्टोसिस्ट कब माना जाता था? जब उसमें एक सिस्ट बन जाती थी। ये ऊपर की साइड इनर सेल मास होता था, इनर सेल मास, और इसके अराउंड चारों तरफ एक लेयर होती थी, जिस लेयर को, आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते थे। और यही जाकर के इंप्लांट होती थी किसमें? यूट्राइन वॉल में। कौन सी? इनर मोस्ट यूट्राइन वॉल, जिसको आप क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इस लेक्चर में हम लेक्चर 5 में यही कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को फिनिश करने की। कहते आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद हमने बताया इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में हुआ था, तो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में हुआ था, जहां पे ट्रोफोब्लास्ट बन गई थी और ट्रोफोब्लास्ट ही जाकर के अटैच हो रही थी किससे? यूट्राइन वॉल से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द क्रॉनिक विले। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाते हैं, जिसको आप क्रॉनिक विले कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज, जो यूट्राइन टिश्यूज से सराउंडेड होते हैं, एंड मेटरनल ब्लड। यूट्राइन टिश्यूज और मेटरनल ब्लड से सराउंडेड होते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहीं पे आपको क्रॉनिक विले देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कहते हैं क्रॉनिक विले एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। कैसे हो जाते हैं? इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को यहां पे क्या संज्ञा दी गई है, क्या नाम दिया गया है? फीटस। ठीक है, तो एक फीटस के और मैटरनल ब्लड के बीच में एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। मार्क दिस स्टेटमेंट, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एम्ब्रियो के, फीटस के, डेवलपिंग फीटस के और मैटरनल बॉडी के बीच में जो होती है उसको प्लासेंटा कहते हैं। किस किस चीज से बनी है? क्रॉनिक विले से बनी है और यूट्राइन टिश्यूज से। एग्जैक्टली ये जो प्लासेंटल विलाए हैं, ये क्रॉनिक विलाए ही हैं, मॉडिफाइड क्रॉनिक विलाए कह सकते हैं। इन्हीं से ही, और इनके यूट्राइन टिश्यूज से मॉडिफिकेशन होके इन्हीं से ही प्लासेंटा बन रहा है। ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है और यहीं पे ही आपका प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। अभी के लिए आपको इतने समझना है, जब आप आगे बढ़ेंगे, हायर क्लासेस में इस चीज को स्टडी करेंगे, तो आपको एम्बिलाइकल कॉर्ड और प्लासेंटा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना, एक नहीं है। अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर प्लासेंटा होगा, एक पर्टिकुलर एक कोड होती है पूरी, जिसको हाफ तक हम एम्बिलाइकल कोड बोलते हैं, फिर प्लासेंटा हो जाती है। आगे पढ़ते हैं, क्या है कि प्लासेंटा फैसिलिटेट करेगा, क्या फैसिलिटेट करेगा? द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। पीवाईक्यू में करेक्ट द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये पी है, आर मत बोल देना। ठीक है, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo। तो एम्ब्रियो तक ले जाने का काम, न्यूट्रिएंट्स को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सक्रीटरी को बाहर निकालना हो, या ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेके जाना हो, तो ले जाने का काम और बाहर लाने का काम, एम्ब्रियो से बाहर निकालना और एम्ब्रियो के अंदर लेके जाना, ये बेसिकली प्लासेंटा ही करता है। और ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको भी बताई, वो यहीं पे एनसीईआरटी में दी हुई है कि प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलाइकल कॉर्ड। वो अम्बिलाइकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, इससे, एम्ब्रियो से। मैंने बताई थी ना, एक कॉर्ड होती है जो आधी, मतलब कुछ पार्ट उसका एम्बिलाइकल कॉर्ड बोला जाता है और कुछ प्लासेंटा, तो वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो कनेक्टेड होती है जिससे कि वो डायरेक्टली जाकर के एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके।
प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए डबल वाला। ठीक है, कौन कौन से ये हार्मोन्स को बढ़ा रहा है? ये बढ़ा रहा है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन यानी कि HPL, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनमें से जो आपका HCG है और HPL है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन हॉर्मोन्स को केवल ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही ट्रेस किया गया है, अदरवाइज ये नहीं होते। ठीक है, एटसेट्रा आगे लगा दिया गया, यानी कि और भी सेवरल हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स को भी वो बूस्ट अप करेगा। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, लेटर फेज में यही प्लासेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन होता है वो? रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक सेकेंड, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये प्रोड्यूस होगा। ओनली लिखना भूल गए सर, अभी लिख देते हैं सर, लिख दिया। ठीक है, तो कहता है इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। सीक्रेट कौन कर रहा है? ओवरी सीक्रेट कर रही है और वो भी हेल्प कर रहा है। लेकिन आपके अभी तक के सिलेबस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि रिलैक्सिन को सीक्रेट करने वाला प्लासेंटा है, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, हायर क्लासेस में क्या है वो हायर क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं, अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखा है उस पर ही ध्यान दो। लेट अस रिमेंबर दैट HCG and HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy। मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc. अभी बताया मैंने आपको कि कुछ पिट्यूटरी हार्मोन भी होंगे, उनको भी इंक्रीज करता है। आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स, अच्छा खासा इंक्रीज करता है इन द मेटर्नल ब्लड। ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। अब फीटल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये चीजें क्या होती हैं? नेसेसरी होती हैं। अच्छा, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पीवाईक्यू में तो क्वेश्चन नहीं आया मेरे ख्याल में, लेकिन आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन्स ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस, जैसा उन्होंने बताया कि फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस और मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, इनर सेल मास एम्ब्रियो बना है, ये है इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बना है, ये रहा। और ये जो बाहर का था ये ट्रोफोब्लास्ट का मटेरियल है, ट्रोफोब्लास्ट और यूट्राइन वॉल का। ठीक है, कहते हैं डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर। यहां पे चीजें अलग हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है आपको केवल वही ध्यान रखना है। कोई कोचिंग सेंटर कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, वो हम उनसे बोल देना कि वो हम हायर क्लासेस में ही जाके पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल हमें एनसीईआरटी कह रही है हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। अच्छे से अच्छे टीचर्स जो हायर क्लासेस को भी पढ़ाते हैं, वो टीचर्स भी इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसने क्या कहा है ध्यान से पढ़ो कि डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, यानी कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ये और ये। तो आउटर लेयर, तो ये आप आउटर लेयर मान लो ये एक्टो है, और ये आप इनर लेयर मान लो ये क्या है? एंडो है। तो अभी आउटर और इनर लेयर आई है, फिर लिखा है कि मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा, पीवाईक्यू में क्वेश्चन यहां से आ चुका है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या है। अगर आप किसी को बोलेंगे तो कंफ्यूज करने के लिए सबके दिमाग में क्या चीज आएगी कि पहले आउटर होगी, फिर मिडिल होगी, फिर इनर होगी। तो आप क्या सोचेंगे? भाई पहले एक्टोडर्म होगी, फिर मेसोडर्म होगी, फिर एंडोडर्म होगी। लेकिन नहीं, यहां पे चीजें अलग हैं। यहां पे क्या है, एक सिंगल लेयर होती है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब वो दो पार्ट्स में आउटर और इनर लेयर में डिवाइड होगी है, यानी कि एक्टो और एंडो बन चुके हैं।
उसके बाद में एक सिंगल लेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक्टो एंडो, उसके बाद में बीच में अपीयर होती है मीजोडर्म, वो दोनों के सेपरेट होने के बाद होती है। इस बात का ध्यान रखना, मीजो मतलब मिडिल लेयर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिड में ही प्रोड्यूस हो रही है, वो सबसे लास्ट में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहां पे कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। These three layers give rise to the all tissues, और इन्हीं से ही सारे टिश्यूज ऑर्गन्स किसी भी एडल्ट में जो आप देखते हैं वो यहीं से बने होते हैं, इन्हीं 3 लेयर्स की मदद से बनते हैं, सिर्फ 3 लेयर, एक्टो मीजो एंडो। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains cells called the stem cells। जो inner cell mass के पास में जो cells होती है ना, वो stem cells होती हैं। भाई वो इतनी बड़ी बॉडी को बना रही है तो ऑब्वियसली स्टेम सेल्स ही होंगी। स्टेम सेल्स कौन सी होती हैं? विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी? अब देख लेते हैं, है ना, क्या क्या मेजर फीचर्स होंगे, अब देख लेते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स। कितने टाइम? 9 मंथ्स। एग्जैक्ट आपको डेज में जो डाटा मिलेगा वो आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। अभी के लिए आपको केवल यही ध्यान रखना है कि इट्स ऑल अबाउट 9 मंथ्स। ओके, आई थिंक समवेयर अराउंड 270 प्लस डेज के आसपास वो बताते हैं, बट 9 मंथ्स ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको आप रख सकते हैं तो कहीं भी ये गलत नहीं होगी। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? नहीं, क्योंकि हमें इस चीज को पढ़ना भी नहीं है। उन्होंने तो कह दिया फाइंड आउट, बट नहीं पढ़ना, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कैट रिप्रोडक्शन, डॉग रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। भूल जाओ, इस लाइन को ही काटो यार, क्या यार कुछ भी पूछ लेते हैं। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इन्होंने डॉग और एलिफेंट पढ़ घुसा दिए। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ के बाद में, अब ये इवेंट्स बता रहे हैं कि 9 मंथ में इवेंट क्या होंगे, क्योंकि 9 मंथ बाद जो डिलीवरी होती है, जो आप उसको देखते भी हैं, न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं, तो उसके पास में सारे ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जब आपने वो फर्स्ट डे, आपने नहीं देखा होगा, मतलब आप वो लैब्स वगैरह में ही देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप और जो भी है, बट फर्स्ट डे में जो आपका एम्ब्रियो, जो आपका जाइगोट बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो फर्स्ट डे में जाइगोट बना है, उसको अगर आप देखेंगे, और अगर आप 9 मंथ डिलीवरी के बाद जो हमें बेबी मिला है उसको अगर आप देखेंगे, दोनों को अगर देखेंगे तो उनमें बहुत सारा डिफरेंसेस होगा। वो एक मैच्योरेशन, एक स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस नई नई आती हैं, उसके हिसाब से होता है। ठीक है, हर मंथ में कुछ ना कुछ पार्ट डेवलप होता है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है, कुछ ना कुछ मैच्योरेशन होता है। वहां पे इन्होंने 9 मंथ में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा इलस्ट्रेट किया है। आगे जाके आपके चैप्टर्स होंगे पर मंथ के हिसाब से, फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन फिलहाल के टाइम पे जो एनसीईआरटी कहती है उसको सुनो। कहता है एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म्ड। हर्ट कौन से में? 1 मंथ में। मार्क दिस स्टेटमेंट, पीवाईक्यू का क्वेश्चन। पीवाईक्यू यहां से बहुत आए हैं, ये सब पीवाईक्यू हैं। जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको डेवलपमेंट में दिखाई देगा, सब पीवाईक्यू में आ चुके हैं, सब। ठीक है, 1 मंथ इज इक्वल टू हर्ट, यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट मंथ हर्ट के लिए दे दिया। ठीक है, फिर है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। साइन कब नोटिस होता है? मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हर्ट साउंड। उसकी हर्ट साउंड अगर आप स्टेथोस्कोप से, कोई डॉक्टर, किसी डॉक्टर के पास जब आप जाओगे, कोई गायनोक डॉक्टर होगा, तो उसको आप जाके ये चीज पूछना कि फर्स्ट हार्ट साउंड आप कैसे देखते हैं, तो स्टेथोस्कोप से वो फर्स्ट हार्ट साउंड देखते हैं, और ये फर्स्ट मंथ में ही सुनाई देने लगती है स्टेथोस्कोप की हेल्प से। क्योंकि जब वो हर्ट बन चुका है, जब वो हार्ट फॉर्म्ड हो चुका है, तो वो वर्किंग भी स्टार्ट कर देता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अब सेकेंड मंथ के एंड में क्या हो रहा है? बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। क्या होगा? लिम्स और डिजिट्स। ठीक है, तो सेकेंड एंड में क्या है? लिम्स एंड डिजिट्स। ये लिम्स और डिजिट्स का मतलब क्या है? यानी कि हैंड्स एंड लेग्स विद फिंगर्स। डिजिट्स इज द वर्ड यूज्ड फॉर फिंगर्स इन एनाटॉमी। जब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आपको पता लगेगा।
बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 12 हफ्ते के बाद, 12 हफ्ते भी कह रहा है, फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर भी कह रहा है, तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि 12 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ। ठीक है, अब थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड में देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन सिस्टम्स भी बन जाते हैं। तो यहां पे देखोगे कि थर्ड में ऑर्गन सिस्टम भी बन गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। यहां पर आपका रिप्रोडक्टिव और एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन जो होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, वो भी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं, लिम्स भी। द फर्स्ट मूवमेंट, अब पहली मूवमेंट कब शो कर रहा है फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ये आपको कब कैसे दिख सकते हैं, ये दिखेंगे आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो फर्स्ट मूवमेंट कब हो रहा है, ये भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बोला है कि यहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं, तो यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहां से पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट मूवमेंट कब करेगा, 5th मंथ में, बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स और एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 मंथ। 6 मंथ में क्या होगा देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो 6 मंथ में क्या होगा, 6 मंथ में ये जो एंड बाय द एंड ऑफ द 6 मंथ जो बॉडी है वो कवर हो जाए किससे, फाइन हेयर से, यानी कि बॉडी पे हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगी। पहले आईलिड ऐसी होती है, ऐसी दो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, बट ये बीच में से ऐसे सेपरेट, सॉरी ये गलत सेपरेट कर दिया ना, ये ऐसे सेपरेट होती हैं, और फिर एक इधर चली जाती है और एक इधर से उठ के इधर चली जाती है, जब ये प्रॉपर दो आईज बन जाती हैं। इनिशियली एक ही होती है। आई लैशेज आर फॉर्म्ड, आई लैशेज भी बन जाती हैं बाय द एंड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ लास्ट मंथ है, तो क्या होगा, ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्चुरेशन एक वो प्रोसेस है, या वो एक तरीके से आप प्रोसेस ही बोल सकते हैं इसको, वो प्रोसेस है कौन सी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और लैक्टेशन हम किसको बोलते हैं, जो आफ्टर द बर्थ जो मदर अपने बेबी को फीड करती है बाय मिल्क, उसको आप लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जब मदर इज एबल टू प्रोवाइड मिल्क टू देयर चाइल्ड इज लैक्टेशन। अब देख लेते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स। पता है हमें 9 मंथ्स एवरेज ड्यूरेशन, मैंने आपको पीछे ये चीज एक्सप्लेन भी करी थी, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड कौन सा, पूरे 9 मंथ का जो पीरियड है, हमने सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि गेस्टेशन किसे कहते हैं, वहां पे पार्चुरेशन भी पढ़ा था। अब वो पार्चुरेशन की प्रोसेस बता रहे हैं, क्या होगा, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूट्रस में, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिससे फीटस की डिलीवरी होगी। अब ये कैसे होता है उसको देखो। इस प्रोसेस को, डिलीवरी ऑफ द फीटस को क्या बोलते हो, पार्चुरेशन बोलते हो। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये आप स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिए, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, द सिग्नल्स, कौन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन नहीं, पार्चुरेशन। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। बोला था ना प्लासेंटा। अब रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा जो प्रोवाइड करेगा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। आई थिंक यहाँ पे गिवन भी नहीं होगा, बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो जो आपके इनसाइट में फिलहाल आप वो पढ़ो,
बट मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं कि आपको हायर क्लासेस में भी यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप जैसे जैसे घुसेंगे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होती है। Which include the mild contractions called the fetal ejection reflex. Mark this as a star and PYQ भी मार्क कर लीजिए। fetal ejection reflex select the correct statement में भी काफी बार आया है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया है, ठीक है। This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्स जैसे ही आया ये ऑक्सीटोसिन को ट्रिगर करेगा मैटरनल पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने में। ऑक्सीटोसिन काफी हायर अमाउंट में रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्राइन मसल्स पे एंड कॉजेस द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग विग्रस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और वो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करेगा। The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा, फिर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्गर करना। जितना स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, जिसको आप पार्चुरेशन कहते हैं। ऊपर पढ़ के आ रहे हैं पार्चुरेशन क्या है, ठीक है। Soon after the infant is delivered, the placenta is expelled out of the uterus. अब क्या होता है, जैसे ही डिलीवर हुआ, जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, तुरंत आप क्या करते हैं कि पार्चुरेशन के तुरंत बाद में फिर मदर की वॉर्म से डॉक्टर्स प्लासेंटा को भी निकाल लेते हैं, या वो ऑटोमेटिकली अपने आप भी बाहर आ जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? अच्छा चलो, ये चीज आपने पढ़ ली है, आप खुद बताइए। सिलेबस में नहीं है, नॉलेजेबल पार्ट है, इधर उधर कोई पार्ट नहीं है। ये पूछ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या इंजेक्ट करते होंगे डिलीवरी के लिए, बताइए। ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन। क्योंकि जब उन्होंने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया और इंजेक्ट किया तब स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो और ज्यादा क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हुआ, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होगा और डिलीवरी ऑफ द बेबी इजीली हो जाएगी। अब पढ़ते हैं लैक्टेशन क्या है। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। बताया मैंने आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इस प्रोसेस को प्रोड्यूसिंग द मिल्क वाली जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क को आप लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। इसमें न्यू बॉर्न को फीड करने के लिए इसमें मदर को हेल्प करते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल के कुछ दिनों में, आफ्टर द प्रेगनेंसी इनिशियल के कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। यहाँ पे काफी बार PYQ से क्वेश्चन आ चुके हैं, अलग अलग जगह, एम्स में भी आया है, जिपर में भी आया है और नीट में भी आया है, AIPMT में भी आया है, DPMT में भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। इसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं। ऐसा क्यों, सेवरल एंटीबॉडीज क्यों होती है, सुन लो, आगे भी लाइन है, कंप्लीट नहीं हुई। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू दी डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। न्यूबॉर्न बेबी है उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रम के अंदर में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो इंजेक्ट हो जाती हैं इनडायरेक्टली, मतलब मिल्क के थ्रू, लैक्टेशन के थ्रू इंजेक्ट हो जाती हैं न्यूबॉर्न बेबीज में, और वो किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के सामने रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, उनकी बॉडी ऐसी कैपेबल हो जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। ऐसा क्यों, आप बोलोगे ऐसा क्यों, डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं? तो डॉक्टर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं
क्योंकि उसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं। कंटेक्स्ट में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। और अब थोड़ा सीरियस हो जाइए पढ़ने के मामले में, बिल्कुल डिले मत करिए। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी चल ही रही होगी, बायोलॉजी की अगर आपने क्लास ठीक से पढ़ी है, आप घर पे जाके दोबारा से एनसीईआरटी ठीक से खोल के पढ़ रहे हैं, गारंटी मैं देता हूं कि आपको 100 में से अराउंड 97-98 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते होंगे, डेफिनेटली डायरेक्ट आते होंगे। और कहीं ना कहीं वो जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी मैंने आपको कहीं ना कहीं क्लास में किसी ना किसी तरीके से बताया होगा। ठीक है, तो फोकस ऑन दैट 98 क्वेश्चंस, नॉट दोज ओनली 2। तो आप 98 पर ही ध्यान दीजिए, आप बाकी 2 पर ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा, वैसे ऐसा नहीं होगा। 100% ही यहीं से आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ इसी में से ही आएगा, कुछ इससे अलग नहीं है। एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, इधर उधर के नोट्स में भागने में कोई जरूरत नहीं है, इधर उधर के मॉड्यूल्स को देखने में की भागने की कोई जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा सीरियस हो जाइए, एग्जाम बहुत पास है। ये 4-5 महीने जो बचे हैं उनको सीरियसली पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।